रुक गई कि चल गई फिर से? अरे लेट हो गई। दो रिकॉर्डिंग हो गई। कल तो स्पेलिंग है ना? ये तो लिखी है थर्डली। थर्ड में क्या लिखा है? इंटेंशनली एड डूइंग ऑफ द ऑफेंस बाय एक्ट और इलीगल ओमिशन। मतलब इंटेंशनली एड बाय एक्ट या इलीगल ओमिशन इन डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस। इंटेंशनली एड बाय एक्ट और इलीगल ओमिशन इन डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस। देखो वर्ड्स को समझते हैं। एक तो पहली चीज इंटेंशनली, इट मींस आपकी सहायता करने की, एड करने की इंटेंशन होनी चाहिए। नॉलेज से काम नहीं चलेगा कि मतलब पीपीए प्रूफ कर रहा है कि देखो इसने हथियार दिया तो इसको पता होना चाहिए था कि इससे मर्डर भी हो सकता है। पीपी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने हथियार उसको इसलिए ही दिया कि ये उसे मारे। तो आपने जानबूझ के उसकी मदद करी है, इंटेंशनली एड करी है। इंटेंशन होना चाहिए। नॉलेज नहीं, नॉलेज नहीं होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए पहली चीज। एड का मतलब सपोर्ट करना, क्राइम करने में हेल्प करना, सपोर्ट करना, सहयोग करना। वो आप कैसे कर सकते हो? कुछ करके भी कर सकते हो, या कोई इलीगल ओमिशन। इलीगल मतलब कोई काम करने की आपकी लीगल ड्यूटी थी लेकिन आपने उस काम को नहीं करा और उस वजह से चोरों को मदद मिल गई कि उस गांव में डाका डाल सके। जैसे पुलिस को पता चल गया था, पुलिस को पता चल गया कि यहाँ पे रात को चोरी होनी है इस फ्लैट, इस सोसाइटी में, फिर भी पता होने के बाद पुलिस नहीं गई। तो एक तरीके से इन लोगों ने इंटेंशनली एड करा, सहायता करी उसको, चोरों को, कि वो जाके रात को डाका डाल ले उस बिल्डिंग में। तो ये एक तरीके की अबेटमेंट है। अब जैसे एग्जांपल देखना, ए और बी की फाइट हो रही है। अब जैसे तुम मान लो नीचे उतरे, तुम यहाँ नीचे उतरे, यहीं पे ए और बी नीचे लड़ रहे हैं, और कुत्ते बिल्ली तरह लड़ रहे हैं तसल्ली से, ठीक है। और ये भाई साहब बी जो है ना ज्यादा पिट रहा है, ठीक है, ये ज्यादा पिट रहा है, इसको हम विक्टिम मान लेते हैं, ठीक है, ये ज्यादा पिट रहा है। अब ये थर्ड पर्सन तुम खड़े हो, सी, ठीक है। अब तुमने देखा ये ज्यादा पिट रहा है, फिर क्या हुआ? पिटते पिटते इसकी हालत ज्यादा खराब हो गई। अब ये बंदा कुछ हथियार ढूंढ रहा है इसको मारने के लिए। तुम्हारे पास पिस्टल थी, तुम्हारे पास पिस्टल थी, और तुमने पिस्टल एंड टाइम पे यहां फेंक दी, इसके हाथ में पास में से फेंक दी। इसने उठाया और उसको गोली मार दी। और एक और, चलो इससे बढ़िया सुनो, ए और बी लड़ रहे रोड पे, आप इस बी को जानते हो और आपकी भी इस बंदे से दुश्मनी है। आपने कहा देखा देखते कौन जीतेगा इस लड़ाई में, देखा ए ज्यादा पिट रहा है, और एक ही पिटते पिटते हालत खराब हो गई। आप बाय स्टैंडर हो, इसको कहते हैं लॉ में बाय स्टैंडर, जो वहां साइड में खड़ा है। इसने क्या करा, जब देखा कि भाई ये तो मर जाएगा, 20 को मार ही देगा अब तो, आपने ए के पास अपना नाइफ या कोई वेपन फेंक दिया, इसकी हेल्प से इसने बी को मार दिया। जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, एकदम से कुछ ना कुछ मारा और वो मर गया, सामने विलन मर गया, तो वही वाला सीन है। तो ये तुम्हारी लाइबिलिटी कैसे बनी?
तुम्हारा बन जाएगा ये अबेटमेंट बाय इंटेंशनली एड में आ जाओगे। जो बाय स्टैंडर है ये इंटेंशनली एड बाय ओ अबेटमेंट बाय इंटेंशनली एडिंग में आ जाएगा इसका काम। क्यों? इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान समझना। दरवाजा बंद कर दिया यार। दो चीज जरूरी है। पहला, ये सबसे जरूरी है कि अबेटमेंट बाय इंटेंशनली एड के लिए कि जो ऑफेंस हुआ है ना वो तुम्हारी एड से ही होना चाहिए। जो चीज तुमने सपोर्ट में दी उसी से ही ऑफेंस होना चाहिए। अगर उससे ऑफेंस नहीं हुआ, मान लो तुमने तो अपना वो फेंका था, वो क्या कहते हैं पिस्टल फेंकी थी, लेकिन पिस्टल से छूट गई या पिस्टल से नहीं मरा है, बाद में हाथापाई बढ़ी, ए ने उसको किसी और चीज से मारा है, पिस्टल से नहीं मारा, तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी अटेम्प्ट की होगी, अबेटमेंट की नहीं होगी। अटेम्प्ट टू अबेटमेंट हो जाएगी। ये जरूरी है कि ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड विद एड। जो आपने सहायता दी उसी से ही ऑफेंस होना चाहिए, बहुत जरूरी है। फिर यह भी जरूरी है इंटेंशनली बाय एडिंग के लिए कि ऑफेंस होना चाहिए। ऑफेंस का होना सबसे जरूरी है। अगर ऑफेंस नहीं हुआ, जब भी आपको अटेम्प्ट की सजा मिलेगी बस। एक्चुअल लेकिन यहां पे नेसेसरी है, इसी के लिए डिफरेंस सिखाया था मैंने। एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस होना जरूरी है। फिर इसके लिए बिल्कुल ऐसा जरूरत नहीं है, इंटेंशनली एड के लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने जब सहायता करी तो कुछ इंस्टिगेशन भी करी। चुपचाप पैसिव रह के भी हेल्प कर सकते हो। जैसे तुम अपने ऑफिस में बैठे हो, एक तुम्हारा दोस्त भड़कते हो कहीं से आए, लड़ाई वड़ाई झगड़ा करते हुआ, आपको बोला यार मेरा फलाना बंदा झगड़ा हो गया, उसने इतना मुझे मारा, मेरा मन करता उसको जान से मार दूं। आपने अपने ड्रॉर से पिस्टल निकाली साइड में टेबल से और उसको ऐसी फेंक दी, कुछ नहीं बोला, वो बस उठा के गया, ले गया और वहां जाके बाहर मर्डर करके आ गया। तो जरूरी कहीं पे भी नहीं है इंटेंशनली एडिंग में कोर्ट में प्रूव करना कि आपने इंस्टिगेशन भी करी हो। कर जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं भी करी है कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने हेल्प करी और उस हेल्प से ऑफेंस हुआ, बस यही दो चीजें जरूरी है आपको पनिशमेंट दिलवाने के लिए अबेटमेंट की। तो चलिए एक तरह से पैसिव भी हो सकती है, वो इंस्टिगेशन के लिए था, थर्डली के लिए क्लॉज के लिए नहीं है, थर्ड क्लॉज के लिए नहीं है। इंटेंशनली एड में इंस्टिगेशन नॉट रिक्वायर्ड। जैसे मैंने बताया ना, बाय स्टैंडर ने क्या करा, हथियार फेंक दिया, कुछ इंस्टिगेट थोड़ी करा है, वो तो बस उसने ऐसे हथियार फेंक दिया, अपनी एड सहायता दे दी, उस सहायता से उसने हेल्प कर दी, उसने ऑफेंस कर दिया। एक चीज ये है। फिर आपने जो हेल्प करी है ना, ये ऑफेंस के दौरान भी हो सकती है और ऑफेंस से पहले भी हो सकती है। जैसे दो लोगों की लड़ाई चल रही है, चलती लड़ाई में आपने अपने हथियार फेंक दिए, उसने उससे गोली मार दी, ये तो ऑफेंस के बीच में ही आपने उसको हेल्प दी। एक होती है ऑफेंस से पहले, अपने हो तुम ऑफिस में बैठे हो, बंदा आया भड़कता हुआ, तुमने उसको थोड़ा और भड़काया, अपना उसको हथियार दे दिया, तो आपने पहले भी एड कर सकते हो। तो एडिंग कभी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो एड प्रोवाइड होगी वो बिफोर द कमीशन ऑफ ऑफेंस भी हो सकती है और ड्यूरिंग द कमीशन भी हो सकती है। अब सारी जो मसला है तुम देख रहे हो, इसमें क्या फंस रहा है, एड तुम प्रोवाइड बता दोगे, चलो इसने हेल्प करी, मैंने क्या बोला, इंटेंशनल एड होनी चाहिए, कोर्ट में इंटेंशन प्रूव करनी है।
और इंटेंशन मैंने बोला था कि इसको प्रूव करने कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसकी कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन भी नहीं है, और ना कोई ऐसा फॉर्मूला बता दूं भैया ये है तो इंटेंशन दिखी। इंटेंशन जो मेंसरिया है वो तो कंडक्ट से ही प्रूव होगा, ये तो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस और कंडक्ट ऑफ अबेटर देखा जाएगा, उसी से पता चलेगा इसकी इंटेंशन हेल्प करने की थी या क्या इसकी इंटेंशन थी, या गलती से बस मान लो उसके बाद पिस्टल थी, वो दोनों तुम वहीं खड़े हुए थे, ठीक है लड़ाई चल रही है, बी ने ए को धक्का मारा, लड़ाई करते करते वो आपके ऊपर गिर गया, उसने देखा आपके पास पिस्टल है, उसने जेब से निकाली आपकी और गोली मार दी, तो ये थोड़ी एडिंग बनी आपकी, ये आपकी एडिंग नहीं बनी, क्योंकि उसने क्यों आपने उसको इंटेंशन से हेल्प नहीं करी, ये तब उसने आपका हथियार इस्तेमाल कर लिया, आपकी इंटेंशन नहीं थी उसको हथियार देने की। तो इंटेंशन जो है ना, जो आपकी इंटेंशन है ये सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस प्लस कंडक्ट से प्रूव होगी, इसको प्रूव करने को ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ये तो हालात डिपेंड अपॉन दी फैक्ट्स एंड दी सर्कमस्टांस ऑफ दी केस। अब तुम कितना दिमाग अपना लगा पाओ उस समय केस के अंदर, केस पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा इंटेंशन निकालने के लिए। एक चीज सबसे जरूरी जो पेपर में क्वेश्चन आता है, आपकी एड से ही ऑफेंस होना चाहिए, अगर आपकी एड से ऑफेंस नहीं हुआ तो ये अबेटमेंट नहीं बनी, अटेम्प्ट टू अबेटमेंट बन गई, ये प्री का क्वेश्चन हमेशा रहता है। दूसरा, इंस्टिगेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, दे दोगे तो अच्छी बात है, इंस्टिगेशन नहीं हुई जब भी चल जाएगा। तीसरा, ऑफेंस होना ही चाहिए, आपने जो सहायता करी उससे ऑफेंस होना चाहिए, ऑफेंस नहीं हुआ जब भी आपको अटेम्प्ट की सजा मिलेगी, अगर हो गया तो अबेटमेंट की सजा मिलेगी। तो ऑफेंस भी होना चाहिए और आपकी सहायता से होना चाहिए, दो बातें मुझे याद रखना, ठीक है। और इंटेंशन, इंटेंशन तो भाई मैंने क्या बोला, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस और डिपेंड अपॉन दी फैक्ट्स ऑफ दी केस पे डिपेंड करेंगे, वहीं से निकलेगा कि इसकी इंटेंशन थी या गलती से प्रोवाइड नॉलेज, मियर अवेयरनेस, नॉलेज से बस आपने वेपन दे दिया, या आपने जेन्युइनली उसको दिया कि इसको मार दें। और ये एक इलस्ट्रेशन दिखाऊंगा पेपर में, ये आती है आपकी इलस्ट्रेशन है। ये यही थी, ठीक है समझ आया, इसको लिखना। तो तुम्हें यही बताना है, मुझे इसका बताना क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, मैं वो बताऊंगा, आंसर कैसे लिखते हैं एक बार। स्टैंडर्ड क्वेश्चन भेजूंगा, वेट में मेरे पास स्पेस ही है ना। देखो इन इंटेंशनली एड, इंटेंशनली एडिंग नहीं, हाँ इसी के अंदर ही, थर्ड के अंदर इंटेंशनली। हाँ तो फिर आपकी लायबिलिटी नहीं बनी ना, आपने इंटेंशनली एड नहीं की। इंटेंशनली एडिंग रिक्वायर्स intentionally aiding requires intentionally aiding requires that
abater had abater had helped abater had helped the abated person abater had helped the abated person in the commission of the offense in the commission of the offense with intention to with intention to help him with intention to help him full stop whether abater whether abater had intention or not whether abater had intention or not it would depend upon the surrounding circumstances it will depend upon surrounding circumstances and conduct that he did conduct that he did next para में it is not essential that there should be instigation also at the time of there should be instigation also at the time of intentionally aiding instigation also at the time of intentionally aiding full stop a mere aid is sufficient a mere aid is sufficient if that aid was actually used mere aid is sufficient if that aid was actually used to commit the offense aid was actually used to commit the offense explanation second अच्छा सॉरी एक्सप्लेन सेकंड नहीं इस एक और पैरा लिखना इसी के अंदर फॉर इंटेंशनली एडिंग it is sufficient that for intentionally aiding it is essential that abated offense should have been committed abated offense should have been committed with the help of that aid should have been committed with the help of that aid full stop if it is not committed despite the intentional aid then abater will be liable intentional aid then abater will be liable for
criminal attempt to abatement, criminal attempt to abatement, of offense. एक चार्ट बनाना, प्री के लिए बनाना, एक इधर लिखना एक्ट और ओमिशन, इधर लिखना एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस। यहां पे लिखना इंस्टिगेट, यहाँ पे लिखना कॉन्स्पिरेसी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और तीसरा हो गया इंटेंशनल एड। एक्ट और ओमिशन, इंस्टिगेशन में कोई एक्ट या ओमिशन होना चाहिए आपकी प्रोवोकेशन के बाद? ऐसा कोई वर्ड लिखा ही नहीं, सिर्फ आपका भड़काना ही बहुत है, जरूरी नहीं आपके भड़काने के बाद कुछ काम हो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या कॉन्स्पिरेसी में रिक्वायरमेंट है कि आपकी जब आपने कॉन्स्पिरेसी करी उसके बाद भी कुछ एक्ट या ओमिशन होना चाहिए, मतलब इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी कुछ एक्ट होना चाहिए। मैं कह रहा हूं हम लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी कि हम ये ट्रेन लूटेंगे, ये सिर्फ एग्रीमेंट है। अभी इस एग्रीमेंट के बाद कुछ मुझे एक्ट या ओमिशन करने की रिक्वायरमेंट है? अबे बात नहीं समझा, मैंने क्या बताया था? 120 पुरानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और एक अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में क्या फर्क बताया था? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ एग्रीमेंट ही बहुत है, यहाँ पे एग्रीमेंट प्लस इन परसुएंस ऑफ दैट एग्रीमेंट कुछ एक्ट होना चाहिए, ऑफेंस होना चाहिए ये नहीं बोला, कुछ करना चाहिए आपको उसके बाद। एक्ट रिक्वायरमेंट है, एक्ट और मिशन लिखा भी है इसमें, एक्ट और मिशन वर्ड सेकंड में। इंटेंशनल एड में जब आपने सहायता करी उसके बाद कुछ ना कुछ एक्ट या ओमिशंस होने चाहिए, होने चाहिए, टिक कर लो। फिर एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस, क्या इंटेंशनल एड में रिक्वायरमेंट है कि ऑफेंस हो, मैंने भड़काया और वो जाके मार के ही आए, नहीं मार के आए, वो अपना घर चला गया नॉर्मली, तो क्या एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस होना इंस्टिगेशन में रिक्वायरमेंट है या नहीं है? नहीं है, लिखवाया था मैंने भी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या रिक्वायरमेंट है कि जिस ऑफेंस के लिए कॉन्स्पिरेसी करी है वो होना ही चाहिए? नहीं है। इंटेंशनली एड में क्या ये रिक्वायरमेंट है कि अल्टीमेटली वो ऑफेंस आपकी एड से होना चाहिए? होना चाहिए। यही चार्ट है और यही इसका आंसर है। प्री में तुम इसमें घूम जाओगे, इसको देख देख के जाना, ये बड़ा कंफ्यूजन है अपने आप में। मैंने हम लोगों ने प्लानिंग कर ली, मैंने और इसने सुमित ने, किसको मारना है, दिवांग को, ठीक है, प्लानिंग कर ली उस, अभी तो व्हाट्सएप चैट चल रही है। इसके बाद जाके हम इसे घर के बाहर खड़े हो गए, उन्होंने कुछ एक्ट करा उसके बाद, तो ये अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी है। और सिर्फ जब तक सोच रहे थे वो 120 बी में कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। ये चार्ट याद रखना, अब एक्सप्लेनेशन 1 और 2 देखना बस। एक सौ सात का ही एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2। अ पर्सन हु, एक्सप्लेनेशन 1 कहती है, अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल concealment of material fact, a person who
बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। मतलब आपने जानबूझ के किसी चीज को छुपाया या किसी चीज को मिसरिप्रेजेंट करा। किस लिए? वॉलंटरी कॉजेस or procures or attempt to cause or procures a doing of thing, a thing to be done is said to instigate doing of thing, that thing। मतलब आपसे किसी ने कुछ पूछा, आपको पता था कि ये में से, जैसे बंदा आपसे पूछने आया, उज्जवल से पूछने आया कि सुमित क्या इसी कॉलेज में पढ़ता है। इसने पूछा क्या काम है, क्या इसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट है, ठीक है, इसे पकड़ना है। इसने कहा अच्छा, लेकिन इसकी दुश्मनी इससे थी, क्या कहते हैं, क्या नाम भाई, वंश से। तो इसने ना क्या बोला, इसने कहा इसको पता चलेगा कौन सुमित है, कौन, माथे में थोड़ी लिखा है इसके। इसने कहा ये घूमरा लड़का यही है, और जाके पुलिस वाला इसको पकड़ के वंश को ले गया। ठीक है, वंश को पकड़ के ले गया। पुलिस वाला तो बच जाएगा कि उस तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, इसका भी चल छोड़ देंगे। तुम पे क्या आरोप लगेगा? अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, या आपने अबेट करा इस ऑफेंस का। तो अगर आपको कोई चीज पता है और आपने जानबूझ के उसको मिसरिप्रेजेंट करा है कि जिससे वो कुछ काम कर जाए सामने वाला बंदा, तो ये आपकी इसमें कैटेगरी में आता है। ये कोई, ये इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है इसकी, और यही पेपर में आता है तुम्हारे। आपने पुलिस को जाना था ए को पकड़ने, आपने सी को बताया कि यही ए है, जाके पुलिस ने सी को पकड़ के ले गई, तो उसका आप पे क्या लगेगा? आप पे ऑफेंस बनेगा अबेटमेंट का। तो पेपर में ऐसे पूछते हैं प्री में कि इस इलस्ट्रेशन में आप पे क्या ऑफेंस बनाया। वो लिखा है, अ पब्लिक ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय वारंट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ जस्टिस टू एप्रीहेंड जेड, जेड को पकड़ने का नोटिस निकला था। बी नोइंग द फैक्ट एंड दैट सी इज नॉट जेड, कि सी जेड नहीं है, फिर भी उसने ए को ये बताया कि भैया सी ही जेड है। और जाके, क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि ये उसको गिरफ्तार करके ले जाए, थोड़ा तंग हो जाए इस चक्कर में। तो कहा जाएगा बी अबेट बाय इंस्टिगेशन दी एप्रीहेंशन ऑफ सी, कि बी ने अबेटमेंट, ओ क्या कहते हैं, बी ने अबेट करवाया है इंस्टिगेशन करके। तो अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन है, पेपर में चलिए आता आता है कि अबेटमेंट बनी या नहीं बनी या नो ऑफेंस क्या है, तो अबेटमेंट है। अबेट स्पेसिफिक आ गया तो अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन है, ठीक है। फिर सेकंड वाला जो है ना, कौन इसमें है आपका, एडिंग से रिलेटेड है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और ये भी है, इसमें एक है सेक्शन, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू पुलिस, सेक्शन 203। ये ऑफेंस है कि पुलिस को झूठी इंफॉर्मेशन देना। नहीं, 203 का अपने आप ही ऑफेंस है। तो अबेटमेंट बाय, वो नाम वहां से ले लेंगे ना, 203। whosoever either prior to or at the time of commission of the act, या तो आप पहले भी हेल्प कर सकते हो या एक्ट के समय भी हेल्प कर सकते हो। डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट एक्ट, आपने उस चीज के होने के लिए पहले मदद करी या उसके दौरान मदद करी। फैसिलिटेट द कमीशन, देयरफॉर सेट टू एड द डूइंग ऑफ दैट थिंग, कहा जाएगा कि आपने उस चीज के होने की एड करा, आपने सहायता करा। तो वही मैंने बताया था, हेल्प जो है ऑफेंस से पहले भी हो सकती है और ऑफेंस के दौरान भी हो सकती है, क्योंकि आपको मेन पर्पस क्या था कि किस चीज को फैसिलिटेट करना था, कि अच्छा ही देर मरता लड़ते रहते, आपने कहा छोड़ो, गोली पकड़ा तो एक बार मारेगा, WWF वहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब है 108। पेपर में ये पूछ ले कि अबेटर को एक्सप्लेन करो, जब भी 108 लिखना, या ये आ जाए कि अबेटमेंट ऑफेंस कैसे बनती है, जब भी उसका आंसर 108 है। 108 ही अबेटमेंट को, सिर्फ अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अबेटमेंट को ऑफेंस बनाती है। डेफिनेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये 108 की, मैं बड़ी सिंपल कर देता हूं। ये ए है, इसके ऊपर आप चार्ज लगाना चाहते हो अबेटमेंट का, ठीक है।
आप इसको अबेटमेंट के लिए पनिश करना चाहते हो, तो कोर्ट में दो चीजें प्रूव करनी है मोटा मोटा। पहला, जिस चीज के लिए अबेट करा जा रहा है वो अपने आप में ऑफेंस है। थिंग थिंग अबेटेड, जिस चीज को आप अबेट करना चाह रहे हो, जैसे मर्डर है, मर्डर आईपीसी में ऑफेंस है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अपने आप में ऑफेंस है। तो जिस चीज के लिए अबेट करा, जिस एक्ट के लिए अबेट करा, वो एक्ट अपने आप में ऑफेंस है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा, जिस बंदे को आपने अबेट करा था, अबेटेड पर्सन, वो कैपेबल होना चाहिए कमिटिंग इट। अबेटेड पर्सन कैपेबल होना चाहिए उस चीज को करने के लिए। मतलब साउंड माइंड, मेजर, माइनर नहीं होना चाहिए, इंटॉक्सिकेटेड नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, तो फुल्ली कैपेबल होना चाहिए। प्लस उसको ये नॉलेज होनी चाहिए जिस चीज के लिए मुझे अबेट कर रहे हैं वो अपने आप में ऑफेंस है। मतलब उसकी भी एक तरीके से सेम इंटेंशन होनी चाहिए जो तो आपकी है कि अच्छा ये काम करना है, क्या डी को मारना है, तो आपकी और उसकी इंटेंशन मिलनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये, अगर ये सब चीजें बनती है ना, सिर्फ माइनॉरिटी मेजोरिटी अनसाउंड माइंड से फर्क नहीं पड़ता, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अबेटेड बंदे की और अबेटर की इंटेंशन सेम होनी चाहिए कि हाँ हमें ये चीज करनी है। इसे बताऊंगा एग्जांपल में। जैसे आपने किसी बंदे को एक दवाई दी, उसने कहा ये सामने वाले की ड्रिंक में मिलाया, ठीक है, या उसकी टेबल पे ना ये दवाई रखा, उसको लगा यार बंदा बीमार होगा तो मैं रखाता हूँ उसको। उसने कहा ये किसी की दवाई है, कह रहे कोई नहीं वो मेरे अंकल है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनको दवाई देनी है, मैं यहाँ बिजी हूँ, उसको दिया। वो जाके रख के आ गया, अंकल ने भी दवाई वो निकाली और वो खा ली, ठीक है, वो मर गए। बाप को तो नहीं पता था कि भैया ये दवाई में जहर है। तो ये कहते हैं कि अबेटर अबेटेड को पता होना चाहिए कि हाँ हम ये काम करने वाले हैं, तो दोनों की इंटेंशन मिलनी चाहिए कि अच्छा ये काम होगा। तो ये भी टेक्निकल, जब अगर ये सब चीजें मिलती है ना, मेजर, साउंड माइंड, लॉ में कहा जाता है मेजर, साउंड माइंड, तो वही तो मैं कह रहा हूं, टेक्निकली कैपेबल का मतलब इसमें ही कह रहे हैं, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, सेम नॉलेज होनी चाहिए, इंटॉक्सिकेटेड, या आईपीसी में कोई भी डिफेंस, जो जनरल एक्सेप्शन पढ़ते हो ना, ऐसा जनरल एक्सेप्शन में कोई भी डिफेंस नहीं अवेलेबल होना चाहिए अबेटेड को। अगर ये सब चीजें मिलती हैं, मतलब ठीक बैठ जाती जब कहते हैं कि आप टेक्निकली कैपेबल थे उस ऑफेंस को करने के लिए, तो ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब जैसे मैंने एक माइनर को, पार्टी में एक बच्चा था, मैंने उसको बोला कि देख तेरे को मैं 100 का नोट दे रहा हूँ, कह रहे बढ़िया आप 100 का नोट, या मैंने बोला देखो ये महंगी चॉकलेट है ये दे रहा हूँ, कह रहे क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये जो दवाई देख रहे हैं ना, वो सामने अंकल बैठे हैं, उनकी ड्रिंक है ना, उसमें से फेंका। वो बच्चा गया डाल के आ गया, उनको अंकल इतने होता ना दवाई जाके घुल जाती फटाफट, वो उन्हें पीछे मुड़े होंगे, सब कुछ घुल चुका था ना, पिया, पार्टी में उनको हार्ट अटैक आया, मर गए। अब देखो, ये जो बच्चा है अबेटेड पर्सन है, ये तो माइनर है, माइनर को तो सजा मिलेगी नहीं, और माइनर अपनी इंटेंशन भी नहीं बना सकता सेम, तो फिर उसको तो कोई सजा नहीं है, मतलब उसको तो आईपीसी में अपने डिफेंस अवेलेबल है, बच जाएगा। आपका क्या होगा अबेटर का,
क्या अबेटर ये बहाना ले सकता है कि यार अबेटेड पर्सन टेक्निकली कैपेबल नहीं है, आप उसको तो छोड़ रहे हो क्योंकि वो माइनर है, वो अनसाउंड माइंड है, वो क्या कहते हैं उसको सेम नॉलेज नहीं है, वो तो छूट रहा है, तो आप मुझे क्यों पनिश कर रहे हो? या तो करो तो दोनों को करो। बच्चे ने तो गोली मिलाई ना उसके अंदर, तो जब आप बच्चे को नहीं पकड़ रहे हो तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तो इसका जैसे मैंने कल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में बताया था ना, प्रिज्यूम्ड करेंगे कि अगर ये बंदा नॉर्मल होता तो फिर क्या इसको सजा नहीं मिलती है बेटर को? अगर ये बिल्कुल नॉर्मल होता, बच्चा बड़ा होता, साउंड माइंड होता, फिर इसने सेम काम करा होता, तो फिर अबेटर को सजा मिलती ना अबेटमेंट मर्डर की। तो जब मिलती तो अब क्यों नहीं मिलेगी? तो टेस्ट लॉ में कहा गया, टेस्ट हम ये नहीं देखेंगे कि अबेटेड पर्सन की क्या कंडीशन है, हमें अबेटेड पर्सन से जब भी ऐसा केस आ जाए तो हमें अबेटेड पर्सन से कोई कंसर्न नहीं है। हम ये देखेंगे कि अगर कोई रीजनेबल पर्सन जो टेक्निकली पूरा कैपेबल है, अगर वो ये एक्ट करता, फिर अबेटर की सजा होती या नहीं होती? आंसर है जब तो होती। तो अगर जब होगी तो अभी भी होगी। तो आप उस माइनर को हटा के एक पूरा मेजर बंदा रख के देखो और फिर सोचो कि क्या सजा मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर जब मिलेगी तो अभी भी मिलेगी। तो ये इन लोगों ने इसका टेस्ट बनाया कि टेक्निकल सिर्फ अबेटेड पर्सन जो है, जिसको भड़काया गया, जिससे ऑफेंस करवाया गया, वो बच्चा है, उसको नॉलेज नहीं है, अनसाउंड माइंड का है, इस बात के बेसिस पे अबेटर बच के नहीं निकलेगा, उसको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। ये इसमें ही एक एक्सप्लेनेशन में है। सब में होता जनरल रूल यही लगता है। टेंशनल कॉन्स्पिरेसी में मैंने बताया था प्रिज्यूम कर लो कि बड़ा है, इसमें भी यही है। आगे पढ़ाऊंगा जब भी ये सिचुएशन आएगी तो लॉ कहता है प्रिज्यूम कर लेंगे बंदा मेजर है, तो जब अगर सजा है तो अभी क्यों तेरे को ऑफेंस की सजा नहीं मिलेगी तेरे से, तेरे ऑफेंस की। हम्म कि हाँ कि ये अगर ये बड़ा बच्चा होता या सेम साउंड माइंड का होता तो फिर जो इससे कराया गया है इसको भी सजा मिलती और इसको भी मिलती। तो जब अबेटर लाइबल हो रहा है तो अभी भी तो अबेटर लाइबल होगा। तो टेस्ट हम क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ रीजनेबल पर्सन, हम अबेटेड पर्सन की जगह एक नॉर्मल बंदे को रख के देखते हैं, तो जो आंसर निकलेगा वो उस पर लगा देंगे केस में। हमें टेक्निकली कैपेबल, टेक्निकली कैपेबल जैसे एक्सप्लेनेशन 3 देखो, एक्सप्लेनेशन 3। माइनर को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, माइनर तो बच जाएगा, माइनर का तो डिफेंस है। हम बात कर रहे हैं जिसने अबेटमेंट करी है, अबेटर जिसने भड़काया है ए, उसका क्या होगा? लॉ कहता है कि भाई वो बचे, उसको तो सजा मिलेगी, उसको तो सजा मिलेगी, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि अगर मेजर होता, हम ये मान के चलेंगे कि अगर ये ए है, पूरा मेजर, सब कुछ साउंड माइंड है, इसने बी अनसाउंड माइंड के बंदे को भड़काया कि तू एक काम कर, ये पिस्टल, ये पिस्टल है ना, उसने कहा खिलौना कोई दिक्कत नहीं है, तू इसको ना सामने वाले शूट ऐसे चला। या बच्चे के हाथ में तो असली पिस्टल दे दी, उसको बोला कोई नहीं खिलौना, इसको एक बार सामने साइड में रख के चला। उस बच्चे ने पॉइंट करके डी की तरफ वो पिस्टल चला दी और डी मर गया है। इसने पिस्टल चला दी, डी मर गया, तो सबकी पनिशमेंट डिसाइड करो, लॉ में ये आता है। इसको तो डिफेंस मिल जाएगा जनरल एक्सेप्शन का, जनरल एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा उसमें इसका डिफेंस है, बच जाएगा। ए के लिए लॉ ने बोला कि आप एक्सप्लेनेशन 3 लगाओगे, एक्सप्लेनेशन 3 का टेस्ट लगाओगे। एक्सप्लेनेशन 3 का टेस्ट क्या कहता है 108 में
कि अगर मान लो कि ये बंदा अनसाउंड माइंड का ना होकर बिल्कुल साउंड माइंड का होता, और सेम सरकमस्टांस है, ए ने बी को भड़काया डी का मर्डर करने के लिए और बी ने डी को मार दिया, तो ए को सजा मिलेगी अबेटमेंट की? तो अगर अब मिलेगी तो इस केस में क्यों नहीं मिलेगी भाई? तो हम इसमें बी की जगह किसी नॉर्मल बंदे को रख के देखेंगे, तो जब ए की सजा बनती है तो अभी भी बनेगी। आपने टेस्ट ऑफ थर्ड पर्सन लगाया इस केस में। नहीं, ये ना कोर्ट में डिफेंस लोग लेते हैं ना कि आप इसको तो छोड़ रहे हो, ये तो माइनर है, तो सिंस अगर इसका ऑफेंस नहीं मान रहे तो मेरा क्यों मान रहे हो? तो आप कह रहे हो ना तेरी ऑफेंस ही नहीं बना ना, ये तो आप बच्चे को छोड़ रहे हो डिफेंस देके। तो उसने कहा नहीं भाई तू नहीं जाएगा। बनाई है इलस्ट्रेशन इसमें, ये पेपर में ही आती है। इसमें कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। अगर ए बी को भड़काए डी को मारने के लिए, ए ने बी को भड़काया डी को मारने के लिए, और ये दोनों पूरे साउंड माइंड के हैं, पूरे नॉर्मल हैं, कोई डिफेक्ट किसी में नहीं है, ठीक है, ऐसे समझ ले। सुमित ने अपना दिवांग को भड़काया, ये क्या कहते हैं, कौन था दुश्मन, सानिध्य को मारने के लिए, ठीक है। सुमित ने दिवांग को भड़काया सानिध्य को मारने के लिए और इसने मार दिया, तो उस केस में नॉर्मल अबेटमेंट का रूल पता है कि हमें सजा मिलेगी, ठीक है। अब मैंने बस में क्या करा, मैंने ये बोल दिया कि ये जो ये था दिवांग, ये कुछ समय के लिए अनसाउंड माइंड हो जाता है, दिन में 3 घंटे अनसाउंड माइंड हो जाता है, उस समय भड़काया गया था इसको मारने के लिए और इसने मार दिया। ठीक है, तो अब इसने इसको मार दिया, तो अब इस सरकमस्टांस में सुमित को सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? तो वही तो कह रहे हैं, प्रिज्यूम करेंगे कि हम ये साउंड माइंड है, अगर साउंड माइंड होने पे मिल रही है तो अभी भी मिलेगी। तो आपने पेपर में बताना सिंपल शॉर्ट, इसको देखना ही नहीं है बस। एक्सप्लेनेशन 3 देखो, एक्सप्लेनेशन 3 देखो। अबेटमेंट को ऐसे मार्क करना पेपर में, प्री में इसकी इलस्ट्रेशन बहुत आती है, आईपीसी ना प्री में इलस्ट्रेशन में बहुत चलेगा भाई। इसके आगे लिख लो चाहो तो, आईपीसी के बेरेट के अंदर तुम्हें लिखना है सबसे पहले टॉप पे, आईपीसी में हमेशा इलस्ट्रेशंस करना। दूसरा, हर ऑफेंस की तुम्हें पनिशमेंट पता होनी चाहिए। तीसरा, हर ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है ये पता होना चाहिए। तीसरा, बेलेबल है या नहीं है ये पता होना चाहिए, नहीं सॉरी बेलेबल का नहीं, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल का पता होना चाहिए। तो जब भी कोई सेक्शन पढ़ना है तो ये देखना है, प्लस अमेंडमेंट, अगर कोई अमेंडमेंट सेक्शन है तो अमेंडेड देखना। इलस्ट्रेशन, पनिशमेंट, कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल, प्लस अमेंडमेंट, पूरा डेट के साथ, पूरी डेट। जैसे 304 बी 1986 अमेंडमेंट है, इसको हम पढ़ते हैं 19/11/1986, ये ऐसे चलती है, तो पूरी डेट पता होनी चाहिए। तो ये हाँ, इस एक्सप्लेनेशन 3 देखो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अबेटेड पर्सन शुड बी कैपेबल ऑफ बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। ये जरूरी कहीं पे भी नहीं है कि ये कैपेबल होना चाहिए, और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ अबेटर। ये भी कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है कि दोनों की नॉलेज सेम मिलनी चाहिए। और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज, इलस्ट्रेशन देखना, ए विद गिल्टी इंटेंशन abet a child or lunatic to commit a act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense and having the same intention as A ने गिल्टी इंटेंशन से अबेट करा किसी बच्चे लुनेटिक को कि वो एक ऑफेंस कर दें,
if committed by the person capable by law of committing the offense and having the same intention as A, अगर मान लो इसकी जगह कोई मेजर होता फिर भी ए को सजा होनी थी तो अभी भी होगी. Here A, whether act was committed or not, is guilty of abating the offense. फिर है A with intention of murder Z instigate B, a child of 7 year, under the age of 7 year, to commit an act which caused the Z death. B in consequence of the abatement does the act. 7 साल बच्चे को इंस्टिगेट करा कि तू जाके जेड को मार दे, जाके उसने मार दिया, तो क्या ए को सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? आंसर है मिलेगी. फिर है ए ने इंस्टिगेट करा बी को कि भैया तू आग लगा दे घर में. बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस, पागलपन में इसने घर में आग लगा दी, तो क्या इसको सजा मिलेगी? ए को नहीं मिलेगी? मिलेगी. बस यही थर्ड. इसको लिख लो पहले. सेक्शन 108, सेक्शन 108, section 108 clearly defines, clearly deals, section 108 clearly deals with situation wherein the act abated is directly an offense and abated person was capable of committing an offense, was capable of committing an offense. Full stop. It also deals with situation, it also deals with situation where in the offense it also deals with situation wherein the abated person is technically capable, technically incapable, wherein abated person is कर देना, is technically incapable of committing an offense, wherein abated person is technically incapable of committing an offense because he is either minor, he is either minor or unsound mind, or minor unsound mind, or does not have the same knowledge or intention, does not have the same knowledge or intention as either minor or unsound mind, or he does not have the same intention or knowledge as abater had. In such a case also, in such a case also, the abater will be held liable. In such a case also, abater will be held liable for abatement of an offense. Full stop. Test is not whether abater will be held liable for abatement of an offense. Full stop. Test is not whether abated person, test is not whether abated person would be liable or not, whether abated person would be liable or not. नहीं, टेस्ट इज नॉट, हाँ ये rather test is whether person, test is whether person capable of committing an offense, rather test is whether a person capable of committing, whether a person capable of committing an offense, whether a person
capable of committing an offense would have been liable or not if he had क्या लिखा, if he had done the same act, मतलब हमें तो अबेटेड पर्सन से कोई मतलब ही नहीं है, हम तो ये मान चलेंगे अगर कोई नॉर्मल बंदा केस होता और फिर उस केस में अगर ये बंदा लाइबल है ए, तो हमेशा लाइबल रहेगा ही रहेगा, हमें उसको देखना ही नहीं कि बंदा अनसाउंड है कुछ भी। ये जनरल भी सेम है, ये 108 की डेफिनेशन है, मिक्स कर दिया मैंने। हाँ हो गया, बस मेरे को इसको लिखना है ना एक अलग से नोट बना के, क्वेश्चंस का थ्योरी क्वेश्चन जो होते हैं ना, मतलब एक अप्रोच बता रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है ना उसको अटेम्प्ट है, देख लो अपने हिसाब से कहीं बना लो कि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर कैसे जुडिशरी में तो कम वर्ड्स में हमें कैसे बनाना होता है, मतलब प्रेजेंटेबल बनाना है। लिखने को तो तुम चाहो तो सीधा शुरू भी कर सकते हो, पहला पॉइंट बना दे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फिर अपना असेंशियल पॉइंटर ऐसे चला सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इस स्कोप से देखोगे ना तो डीजीएस का पेपर भी तुम्हारा आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो ये देखो, अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन भी है तो क्या करना, क्वेश्चन लंबा चल रहा होता है। अब पहले देखो इस क्वेश्चन में कितने मुझे पॉइंटर्स के जवाब देने हैं। जैसे इनने पूछा डिफाइन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी and also state the difference between abatement by conspiracy and criminal conspiracy. Full stop. Also define difference between particular and criminal conspiracy. तो आपने देखा कि इसके अंदर ये तीन चीज का जवाब मेरे से चाह रहे हैं। ये सबसे पहले पेपर में डिटरमाइन करा करो कि इस क्वेश्चन में पूछा कितना गया है, क्योंकि तुम्हारा आईपी यूनिवर्सिटी का हिसाब नहीं है कि भैया आए तो सब कुछ उल्टी करके ही आ जानी है। ये तो लंबा क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा जैसे मान लो रेस जुडिकाटा का आ गया कि ये बताओ कि रेस जुडिकाटा बिटवीन को डिफेंडेंट लगेगा ही लगेगा। अब तुम्हें पता उसका आंसर ज्यादा बड़ा है नहीं और ये पूछ लिया 8 नंबर में, तो क्वेश्चन की डिजाइनिंग चलती है फिर। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें इसने कितने सवाल पूछे हैं। अगर प्रैक्टिकल भी है तो ये देखो कि भैया इसमें कौन कौन सेक्शन लग सकते हैं। अगर आईपीसी का क्रिमिनल लॉ का केस है तो किन किन पॉइंट पे मेरे से चाह रहा है कि मैं सवाल दूं। जैसे ये चाहता है 302 में मर्डर बना नहीं मरा, जैसे ए ने क्वेश्चन था डीजीएस का कि ए ने, अब मैरिड कपल था, एक दिन हस्बैंड ने रात को अपने ससुर को फोन करा कि भैया इस मेरी वाइफ की इसकी तबीयत खराब होगी आपकी बेटी की, मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। माँ बाप बेचारे परेशान हो घर भागे, घर जाके देखा तो उनकी बेटी घर पे बेहोश पड़ी थी। वो उसको फटाफट लेके हॉस्पिटल भागे, आरएमएल लेके गए, तो जैसे लेके गए वहां पे डॉक्टर ने ऑन दी स्पॉट डेड डिक्लेयर कर दिए, ब्रॉड डेड। ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि कॉज ऑफ डेथ जो है यहां से नाक की हड्डी टूटी हुई है, सिर पे भी चोट है, तो सांस इसको सिंस ये हड्डी टूट गई इसको सांस आना बंद हो गया इसलिए मर गई है ये। तो उसके ऊपर लड़के पे केस बने, केस बना 302। ठीक है, अपना 404 है ना, तो है कौन सा, हाँ 304B डॉरी डेथ प्लस 498 है क्रुएलिटी, इसमें ये केस बना रहे थे। ठीक है, अब आपको डिसाइड, लड़का कहता कि ये तो रात को बेड से गिरी है, नाक केबल गिर गई तो इसलिए इसकी हड्डी टूटी मर गई, मैंने नहीं मारा इसको। ये सब इस पे चार्जेस लगा रहे थे। तो आप क्या करोगे, आपको मोटा मोटा समझ आना चाहिए इस क्वेश्चन में है क्या। फिर जैसे इसमें कुछ डिस्कवरी स्टेटमेंट डाइंडिकेशन थी नहीं,
तो मोटा मोटा जो लॉ के पॉइंट तुम्हें समझ आ रहे हैं ना, उसको पहले एक साइड में लिख लिया करो कि मतलब मुझे ना इन सबको एग्जामिन करना है। क्या डिस्कवरी स्टेटमेंट बनी, क्या डाइंग डिक्लेरेशन बन रही है, ठीक है। एफआईआर की एविडेंशियरी, एफआईआर का रोल इसमें आ रहा है। इसमें क्या था, डॉक्टर का ओपिनियन था, डॉक्टर की रिपोर्ट है, तो ये आपका एक्सपर्ट ओपिनियन में चला गया। तो सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन में कितने पॉइंटर्स पूछे जा रहे हैं। थ्योरेटिकल तो आसान, ढूंढना आसान पड़ जाता है कि अच्छा इसने 3 चीज पूछी है, व्हाट इज रेस जुडिकाटा, ठीक है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ रेस जुडिकाटा या पॉलिसी बिहाइंड मेकिंग प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, एंड आल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस वेदर रेस जुडिकाटा अप्लाई बिटवीन को डिपेंडेंट और नॉट। तो 3 सवाल हो गए, व्हाट इज रेस जुडिकाटा, दूसरा पॉलिसी ऑफ रेस जुडिकाटा, तीसरा तुम्हें देना है को डिफेंडेंट्स पे रेस जुडिकाटा लग रहा नहीं लग रहा। तो 3 क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। तो स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, सबसे पहले लिखना चाहिए पेपर में, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन या इन दी क्वेश्चन मेंशन्ड अबव, या इन क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन का नंबर है ऐसे लिख लो, इन दी क्वेश्चन नंबर 6 फॉलोइंग इश्यूज आर इन्वॉल्व, कि क्या क्या इश्यूज हैं, कि हमसे पूछा क्या गया है इसमें। तो इशू 1, डिफाइन रेस जुडिकाटा। इशू 2, पॉलिसी बिहाइंड। पता क्या है, इससे क्या होगा, पेपर चेक करने वाले को भी आसानी हो जाएगी, अच्छा तुमने इस चीज का जवाब दिया है, वरना तुमने तो पूरी वो लस्सी बना के आ गई पॉइंट में, वो कहीं पर्पस ढूंढ रहा है, कहीं डेफिनेशन ढूंढ रहा है, कहीं वो को डिपेंडेंट ढूंढ रहा है। इसको कहते हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, कि आपने पेपर को सिंक्रोनाइज कर दिया, चेकर का भी काम आसान कर दिया भाई, मैंने कम शब्दों में, कभी कभी ये जैसे डीजेएस में आपको कम वर्ड्स में लिखना है, अब सिंस तुम्हें पता मुझे 302 का एनालिसिस करना है, तो कम शब्द में करके निकल जाओगे ना, कहानी थोड़ी लिखने बैठोगे वहां पे, और तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी, अच्छा एक सवाल का जवाब, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा। थर्ड इशू, जैसे रेस जुडिकाटा बिटवीन को डिफेंडेंट, क्वेश्चन फॉर्म मत बनाना है, डेफिनेशन ऑफ रेस जुडिकाटा। ऐसे ही व्हाट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सेकंड पॉइंट, इनकोइट, व्हाई, उसने पूछा कि व्हाई आईपी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मेड इनकोइट ऑफेंस, तो रीजन बिहाइंड मेकिंग इनकोइट ऑफेंस, सेकंड पॉइंट। क्वेश्चन मत बनाना, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे आना कि मैं ये क्वेश्चन, मेरा ये टाइटल रहेगा, मैं इस टाइटल के अंदर अपना आंसर लिखूंगा, तो आपने टाइटल बनाया अपने आंसर का। थर्ड, उनने पूछा डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलर एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो आपके थर्ड इशू हो गया डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलर एंड और ये जनरल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। एक अपने पहले स्ट्रक्चर बनाया, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन, इन दी अबव मेंशन्ड क्वेश्चन फॉलोइंग आर दी इश्यूज इन्वॉल्व, इशू 1 2 3 4 जो तुम्हें समझ आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के शुरू करना, विद रिस्पेक्ट टू, पूरा लिखना है इसको, विद रिस्पेक्ट टू इशू नंबर 1, विद रिस्पेक्ट टू इशू नंबर 1, विद रिस्पेक्ट टू इशू नंबर 1, ये करके ऐसे हाइफन लगा देना, ये मैंने यहां जो लगाया ना, विद रिस्पेक्ट टू इशू नंबर 1 ऐसे करके, अब यहां पे अपना आंसर शुरू करना। जैसे रेस जुडिकाटा है, तो रेस जुडिकाटा की आपने डेफिनेशन लिखी, तो आपको ये बताना था डेफिनेशन में, तो आप पहले आपने सबसे पहले, जैसे आपका रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये बात ध्यान रखना, सबसे पहले जब अपना आंसर शुरू करोगे उसमें सबसे पहले जब इस सेक्शन का नाम आएगा ना, पूरा बेरेक्ट का नाम लिखना है विद ईयर, और हाँ उसके बाद ये बनाना है हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज सीआर या सीपीसी, बस, कि अब मैं पूरे सवाल में हमेशा सीपीसी लिखूंगा जब भी आएगा,
पूरे पेपर की पॉलिसी नहीं है, ये सेक्शन टू सेक्शन, पूरा पेपर कहीं भी सीआरपीसी आ रहा है तो वो सीआरपीसी कोड ना लिख के पूरा सिर्फ सीआरपीसी लिख के आ रहे हो। ये तुमने सिर्फ उस क्वेश्चन को डायरेक्ट करा कि इस क्वेश्चन में कभी सीआरपीसी आएगा तो मैं शॉर्ट में सीआरपीसी ही लिखूंगा, पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा। तो अब विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इशू, अब तुम्हें इसके अंदर जो लिखना है कि अच्छा डेफिनेशन में आपको क्या है, पहले आप सेक्शन नंबर बताओगे, सेक्शन 1, सेक्शन 11 के एसेंशियल्स, ठीक है। इसी में आप अपनी जो आपको डेफिनेशन में लिखवाई है रेसुडिकाटा की, तो रेसुडिकाटा की डेफिनेशन लिख दी, रेसुडिकाटा होता क्या है। नहीं पता तो ऐसे लिख सकते हो, जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हो गया, द टर्म क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैज बीन डिफाइंड इन has been defined under section 120A Indian Penal Code 1908 hereinafter as a IPC, ठीक है, कि यहां पे डिफाइन करा गया है। और इट इज, फिर इसके बाद एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ दिस डेफिनेशन आर एस फॉलो, ए बी सी आपने एसेंशियल इंग्रेडिएंट लिख दिए। फिर उसका अगर थोड़ा बहुत एनालिसिस तुम्हें पता है तो तुमने कोई एनालिसिस लगा दिया, इलस्ट्रेशन लगा दी, सबसे अच्छा होता है इलस्ट्रेशन पे, तो इलस्ट्रेशन लगा दो, ठीक है। प्रोवाइजो, जैसे उसमें प्रोवाइजो है तो प्रोवाइजो की एक्सप्लेनेशन हमने लगा दी जो हमने पढ़ी थी। तो ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। फिर न एक लाइन छोड़ के लिखना या 2 लाइन छोड़ के, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इशू, फिर हाइपन करके क्या पूछा उन लोगों ने कि भैया ये बताओ डिफरेंस बिटवीन अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इशू। अब अपना शुरू हो जाओ कि जो मैंने लिखवाए थे डिफरेंस सारे पैरा के साथ में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाज एडेड बाय अमेंडमेंट इन 1913 in order to expand the domain of the offense, following are the difference between this and this। तो 1 2 3 करके आपने डिफरेंस अपने लिख दिए। फिर नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू इशू नंबर 3, फिर जो क्वेश्चन पूछा आपने वो लिखा, फिर आपने पर्टिकुलर जनरल कॉन्स्पिरेसी, फिर आपने उस पर नोट विद केस लगा दिया। तो ये आपका एंड हुआ। और इसमें जहां जहां केस के तुम्हें सोर्स लगते हैं सब जगह अपना केस लॉ लगाते रहो। तो ये थ्योरेटिकल स्टेट का सबसे आसान तरीका पेपर। अब इसमें पता, देखो मैंने तुम्हें स्कोप छोड़ दिया, अगर कहीं 4 नंबर का लिखना है तो तुम्हें अपना इसको तुम छोटा, उसमें कम कंटेंट भर दो, लेकिन प्रेजेंटेबल हो गया, इसको समझ आया टीचर को यार इसने ना लिखा है, यस ऐसे सबसे अच्छा। कहीं ना भी पूछे ना, मैं एक चीज बताता हूँ, लास्ट में करा करो कंक्लूजन, लास्ट का एक पॉइंट होना चाहिए कंक्लूजन। डीजेएस में तो चलो इसलिए बन जाता है कि वहां प्रैक्टिकल सिचुएशन है तो मैं समराइज करना होता है कॉन्सेप्ट को, लास्ट में हमेशा लिखा करो कंक्लूजन। कंक्लूजन में ना पॉलिसी ऑफ लॉ जो है या पर्पस ऑफ लॉ जो है वो लिख दिया करो कि ये लॉ क्यों बनाया गया, बस 1 या 2 लाइनों में। तो तुम्हारा वो आंसर फ्रेमिंग में चला गया, और इतना ही समय है वहां पे लिखने का बस, कि तुम्हें सब कुछ नहीं लिखना, तो तुम्हें छटाई होगी, तुम्हें पता चाहिए बर्डन प्रूफ नहीं लिखना, ये सब लिखना, पॉइंट टू पॉइंट चलना वहां पे। आंसर वही था, मैंने अब उसमें मैं बता रहा हूँ, जैसे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इशू है, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार देखो पैरा पैरे मत लिखना, पैरा लिखोगे फंस जाओगे, क्योंकि बहुत स्टेट में रिक्वायरमेंट है कि आपको लंबे लंबे आंसर लिखने हैं। पॉइंटर्स लिखना, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इशू के अंदर भी पॉइंटर्स बना लो, ए बी सी डी। वो चीजें ना जितनी, देखो मेन चीज है एग्जामिनर के हिसाब से सोचो, उसके पास इतना समय नहीं है, इतनी सारी कॉपीज है, तुम्हारे आंसर ढूंढेगा कि कहाँ पॉलिसी है, कहाँ पर्पस है, कहाँ पे है, तुम नहीं हाईलाइट कर सकते ना, इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो तुम पेपर को सिस्टमेटिक कराए, वो ढूंढ लेगा, अच्छा ये पर्पस का आंसर, इसका आंसर, ठीक है नंबर दे दिए, इसे सब पूछा है बताया, चल 10 में से 8 दे दिए। तो यही आर्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर को देने की, आपको सब कुछ नहीं लिखना, आपको चीजें तरीके से लिखनी है, कम पेपर भी अटेम्प्ट हो लेकिन वो बहुत सही एक्यूरेट होना चाहिए, और एग्जामिनर को दिमाग पे बर्डन नहीं पड़ना चाहिए चेक करते हुए, अच्छा कॉपी में चेक करनी पड़ रही है, फंस जाओगे वहां पे, मुझे सब कुछ लिखा नंबर नहीं देगा। इसमें यह है कि थोड़ी राइटिंग भी ऊपर नीचे है, एटलीस्ट को समझ आ रहा है कि अच्छा इसने सारे चीजों के अटेम्प्ट करा है। और पैरा मैं इसलिए बोल रहा हूँ पैरा अवॉइड करना, क्योंकि लंबे आंसर लिखने होते हैं ना तो वहां फंस जाता है, पॉइंटर से क्या तुम स्पेस ज्यादा गिर पाओगे, हर बात का तुमने एक नए पॉइंट बना दिया, तुम ज्यादा लंबा आंसर लिख पाओगे, 5 पेज को ले जाओगे, वरना तुम्हारा आंसर 4 या 3.5 पेज में खत्म हो जाएगा जाके। और इनकी जो बता रहा हूँ एमपी की, इन सब की जो है, राजस्थान अपना यूपी की, आंसर थोड़े बड़े लिखने होते हैं इनको, इनको मतलब कंटेंट उतना ही है, उनको लगना चाहिए बड़ा। जैसे मेरे
दिल्ली यूनिवर्सिटी पेपर देते लड़की मेरे आगे जो बैठते थे क्या करती थी, एक मार्जिन इधर एक मार्जिन इधर, ठीक है, और पेपर लगती थी कहानियों की तरह, इधर एक पैरा चल रहा है, फिर अगला पैरा इधर शुरू हो रहा है, फिर अगला पैरा इधर, फिर इधर, और उसके एक पेज में से 2 ही पैरा होते थे बड़े बड़े, और बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग लिखती थी। और ये ट्रिक एमपी में तो बड़ी कामयाब है। तुम्हें पेपर की वहां पे उनको चाहिए 8 पेज का आंसर, 8 पेज का आंसर कहां से बनाते रहोगे, लिखते थक जाओगे वहां पे। नहीं, वो देते हैं 15 मिनट, 10 मिनट पहले पेपर दे, 15 मिनट पहले पेपर मिल जाता है मेंस का, 15 मिनट पहले पेपर मिलता है, तो उसमें 5 मिनट लगते हैं लाइनें खींचे, तुम्हें ये हेल्प मिल जाएगी कि कम वर्ड में ज्यादा लिख पाओगे। लेकिन डीजेएस का ही बताऊंगा ना, यही फॉर्मूला लिखने का, सब ऐसे ही पर लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग, विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन फॉलोइंग आर दी इश्यूज। क्रिमिनल लॉ में जब हम आएंगे हम इश्यूज फ्रेम करेंगे, वेदर ए हैज कमिटेड मर्डर और नॉट, वेदर ए हैज कमिटेड डॉरी डेथ और नॉट, वेदर ए हैज कमिटेड क्रुएलिटी और नॉट। हम फिर इश्यूज के हिसाब से आंसर लिखेंगे, पहले लॉ लिखेंगे फिर उसका आंसर लिखेंगे, आखिरी में समराइज कर देंगे एक पैरा में कि ये वाला चार्ज नहीं बना, और कंक्लूजन में लिखेंगे एक्विटल या कन्विक्शन, खत्म बात। ये स्टैंडर्ड पॉलिसी है। समझ आया? उस दिन कह रहा था कि मेरे को ये इसके सवाल के जवाब कैसे लिखते हैं, ये होता है। लेकिन ये आईपी में मत करना कि ये लोग जो आंसर वो नहीं देंगे, कर सकते हो लेकिन इतना फिर इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता तुम्हारे पास, कहानियां वहां लिखनी पड़ती, यहाँ पे नहीं लिखनी पड़ती। ये मैंने इसलिए बताया कि अब मैं जैसे मैं ग्रुप में ना कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, तो उसके हिसाब से ना आंसर लिख के मेरे को बताना, दिखाना डेली। सब्जेक्ट तो अपना सीआरपीसी आईपी जो चल रहा है, जो तुमने पढ़ा होगा, मैं नोट में लिखवाया होगा, उसी का ही दूंगा बस मैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, लेकिन ये कह रहे हमारा पेपर है, इसलिए तो यही तो मुझे पंगा फंस रहा है। लेकिन मैंने इनको ये बता दिया कि एटलीस्ट ये अब मेरे को आंसर लिखना, मैं घर जाके इनको आंसर भेजूंगा ना, मुझे लिख के बताओ, कॉन्सेप्ट को पढ़ो अपने वे में समराइज करो। छोटा क्वेश्चन भी हो, मैं अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं 4 नंबर का है, तो ऑब्वियसली तुम्हें 3 पेज से 2 पेज से ऊपर नहीं जाना, तो कॉन्सेप्ट को लिखो, कैसे लिखोगे, प्रेजेंट कैसे करोगे, मेक इट प्रेजेंटेबल, कितना ज्यादा उस क्वेश्चन को बना पाओ, यही आर्ट है यूपीएससी की और सबकी। बहुत कुछ नहीं लिखना, तरीके से लिखना है हमें। ठीक, अगर 10 नंबर का चलता है, एमपी का 10, 4, 8 और 4, और तेरा अपना राजस्थान 3, 6, 3, 6 और 10 नंबर, 3, 4, 3 है, 4 नंबर है, 6 नंबर है और 10 नंबर है। हाँ, जो 10 नंबर का होता है ना, तो मैक्सिमम पकड़ चल 5 पेज तो जाने चाहिए। एमपी में 8 नंबर का, जो एमपी में 8 नंबर का आता है, उसमें 8 नंबर में 5 पेज। हाँ, आगे पीछे को 2 काउंट करते हैं, ऐसे करते हैं 5 से 6 पेज जाने चाहिए तुम्हारे, 3 पेज, और थोड़ा और ले जाओगे राइटिंग बड़ी कर करके तो अच्छी बात है। 5 और 4 नंबर में आप मान के चलिए कि आपको जो शॉर्ट नोट आते हैं, मैक्सिमम आपका 3 पेज, 3.5 पेज जाना चाहिए। विद केस लॉ तो हर किसी में एक तो लगाई देना चाहिए 5 नंबर में। 3, 3.5, वहां 6 पेज बोले, वहां 3.5 कर दिए मैंने, 3 से 3.5 है। कल बताओ सुबह, मैं 2 घंटे ले लूंगा। 10 से कर लेता, कि फिर मैं इवेंट भी तो कराना है मेरे को 3 बजे से, फिर मुझे इसकी तैयारी करनी है। 10 से 12। हाँ, क्या करना है बताओ। ठीक है, क्या क्या पल्लव सर पढ़ा रहे हैं हमें वुमेन इन लॉ, उसमें फैमिली लॉ पढ़ाते हैं वहाँ क्लास। ठीक है, कल 10 बजे मिलते हैं।